बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़े। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवल की फुल समरी कवर करने जा रहे हैं। इसके 4 पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। 4 पार्ट का क्या मतलब है? 4 पार्ट का मतलब है कि इस नॉवल के 4 पार्ट हैं। अगर आप इसकी शॉर्ट समरी सुनना चाहते हैं, शॉर्ट समरी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं इसकी शॉर्ट समरी बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं इस नॉवल के बारे में तो इसके चारों पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नॉवल। दोस्तों द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवल जो है ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट विलियम फॉल्कनर ने लिखा था। यह नॉवल जो है अचानक से फेमस नहीं हो गया था। विलियम फॉल्कनर ने जब ये नॉवल लिखा तो तब इसको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना छठा नॉवल लिखा सेंचुरी, तो ये नॉवल भी बहुत फेमस हो गया। ये नॉवल चौथे नंबर पर था, यानी कि चौथे नंबर पर जो नॉवल लिखा विलियम फॉल्कनर ने वो द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवल था। इस नॉवल में बहुत सारे नैरेटिव स्टाइल्स का यूज किया गया है, जिसमें से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नॉवल के जो नरेटर्स हैं वो अपनी नरेशन में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है किसी नरेटर के आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स को डायरेक्टली बयान कर देना। द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया। इसका जो जॉनरा है वो है साउदर्न गोथिक नॉवल और मॉडर्निस्ट नॉवल। ये नॉवल 1929 को पब्लिश हुआ था। दोस्तों इस नॉवल को अगर आपने समझना है तो आपने बड़ा ध्यान देना है, आपने बड़े गौर से सुनना है जो मैं आपको बताऊंगा। ये एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली की कहानी है। इस फैमिली का नाम है कॉम्पसन फैमिली। ये फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है जो कि जेफरसन मिसिसिपी यूनाइटेड स्टेट्स में रह रही है। ये फैमिली कभी अरूज पे होती थी, लेकिन अब इस फैमिली का डाउनफॉल शुरू हो गया है। जो पास था इस फैमिली का वो तो बड़ा अच्छा था, लेकिन प्रेजेंट में अब इस फैमिली की जो हालत है, इस फैमिली की जो रेपुटेशन है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर नरेटर्स की बात की जाए तो इस स्टोरी के, इस नॉवल के 4 नरेटर्स हैं, और इस तरह से तो फिर इस नॉवल के 4 पार्ट हुए। हर पार्ट को एक अलग नरेटर ने एक्सप्लेन किया है। हम अब देखते हैं कि नरेटर्स कौन कौन है। अब नरेटर्स जो हैं वो 3 तो इस फैमिली के बंदे ही है ना। कॉम्पसन फैमिली के 3 बंदे, 3 पार्ट्स के नरेटर है, और चौथा पार्ट विलियम फॉल्कनर खुद नरेट करता है। मिस्टर कॉम्पसन जो है वो कॉम्पसन फैमिली का हेड है। उसका पूरा नाम मिस्टर जैसन कॉम्पसन III है। इसकी एक बीवी है जिसका नाम है मिसिज कैरोलिन कॉम्पसन। मिस्टर कॉम्पसन और मिसिज कॉम्पसन के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा उसका नाम है क्वेंटिन। दूसरे नंबर पे फिर एक बेटी होती है इनकी जिसका नाम होता है कैडी। तीसरे नंबर पे फिर एक बेटा होता है जिसका नाम होता है जैसन, और चौथे नंबर पे फिर एक बेटा जिसका नाम होता है बेंजी। तीनों बेटे क्वेंटिन, जैसन और जो बेंजी है ये 3 पार्ट्स को नरेट करते हैं, और चौथा पार्ट विलियम फॉल्कनर खुद नरेट करता है। बेंजी, क्वेंटिन और जैसन जो है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन का यूज करते हैं और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं अपनी नरेशन में। लेकिन जो विलियम फॉल्कनर है ये कॉम्पसन फैमिली की एक मेड सर्वेंट होती है जिसका नाम होता है डिल्जी, उस पर ज्यादातर फोकस करते हैं और थर्ड पर्सन ओमनिसेंट नरेटर बन के स्टोरी को नरेट करते हैं। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। नॉवल की जो सेटिंग ऑफ प्लेस है वो है जेफरसन मिसिसिपी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। और इस नॉवल की जो सेटिंग ऑफ टाइम है वो भी सेम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इस नॉवल की 4 नरेशंस हैं। जो पहली नरेशन है ना वो सबसे छोटा बेटा कॉम्पसन फैमिली का बेंजी वो नरेट करता है, मतलब पहला पार्ट बेंजी नरेट करता है। उसकी जो सेटिंग ऑफ टाइम होती है पहले पार्ट की वो है अप्रैल 7 1928। ईस्टर का वीकेंड चल रहा है। नॉवल का जो दूसरा पार्ट है वो क्वेंटी नरेट करता है, और उसकी जो सेटिंग ऑफ टाइम है वो है जून 2 1910 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। नॉवल का जो थर्ड पार्ट है वो जैसन नरेट करता है जो कि कॉम्पसन फैमिली का दरमियान वाला बेटा है, और उसकी नरेशन की जो सेटिंग ऑफ टाइम है वो है अप्रैल 6 1928। और नॉवल के चौथे पार्ट की जो सेटिंग ऑफ टाइम है वो है अप्रैल 8 1928। दोस्तों क्वेंटिन की नरेशन के अलावा बाकी जो नरेशंस हैं वो जेफरसन मिसिसिपी से बिलोंग करते हैं। आपने नोट किया होगा कि इनकी नरेशंस का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। 3 नरेशन तो चलो ठीक है ना 1928 की है, और एक नरेशन 1910 में चली गई। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। और जो शॉर्ट समरी है वो मैं आपको कुछ इस तरह से बताऊंगा जो कि 1898 से शुरू होकर 1928 तक जाए। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि पहले 1910 का इवेंट बताऊंगा और फिर 1901 में चला जाऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा। एक सीक्वेंस में मैं आपको स्टोरी को अरेंज करके बताऊंगा खुद से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। यानी कि एक इवेंट जो हुआ है ना 1898 में उसको कवर करेंगे, उसके बाद 1901 वाला इवेंट कवर करेंगे, 1902 वाला इवेंट कवर करेंगे। इस तरह से हम स्टोरी को लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ना स्टोरी का फिर ही बनेगा। और अगर आप पार्ट्स को फॉलो करेंगे पार्ट वाइज समरी तो उसका सीक्वेंस फिर अलग ही होगा। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लेना। दोस्तों अब कॉम्पसन फैमिली में जो एक ब्लैक कुक है ना डिल्जी, उसकी बात कर लेते हैं। डिल्जी की एक बेटी है जिसका नाम है
फरोनी। और डिल्जी के दो बेटे हैं, एक का नाम है टीपी और दूसरे का नाम है वर्ष। और जो फरोनी है ना इसकी बेटी, उसका आगे एक बेटा है जिसका नाम होता है लस्टर। डिल्जी का हस्बैंड भी है जिसका नाम है रोस्कस। ये सारे लोग जो हैं ये ब्लैक हैं और कॉम्पसन फैमिली को सर्व कर रहे हैं। कॉम्पसन फैमिली के जो बड़े लोग थे ना, यानी कि जो मिस्टर कॉम्पसन, मिस्टर जैसन कॉम्पसन 3 जो है, उसका जो बाप था और क्वेंटीन लोगों का जो दादा था, ग्रैंडफादर था, वो आर्मी में ऑफिसर था। और जो ग्रेट ग्रैंडफादर है इनका, यानी कि जो इनका परदादा था, वो मिसिसिपी का गवर्नर था किसी वक्त में। लेकिन जैसे जैसे फैमिली आगे बढ़ती गई डाउनफॉल आता गया, यानी कि मिस्टर कॉम्पसन के जो बच्चे हैं ना, वो इस काबिल नहीं है कि वो फैमिली का नाम मेंटेन कर सके। इस वजह से फैमिली का नाम वो खराब कर देते हैं और फैमिली डाउनफॉल का शिकार हो जाती है। अब 1898 से स्टोरी शुरू करते हैं। 1898 का टाइम है। कॉम्पसन फैमिली के जो बच्चे हैं ना, क्वेंटिन, जैसन, बेंजी और कैडी, ये कॉम्पसन फैमिली के हाउस के बाहर एक स्ट्रीम होती है, वहां पे खेल रहे होते हैं, एक नदी के किनारे खेल रहे होते हैं। जो क्वेंटिन और कैडी होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर छींटे उड़ाते हैं और कैडी के कपड़े गीले हो जाते हैं। तो होता कुछ यूं है कि वर्ष आता है कि चलो घर चलो, और वर्ष आगे बच्चों को बताता है आप लोगों के पापा ने एक डिनर रखा है आप लोगों के लिए। और वर्ष कहता है कि कैडी तुमने ये क्या किया, अपने कपड़े गीले कर लिए, अब तुम्हें अपने पापा से या मामा से डांट पड़ेगी। तो क्वेंटिन को और कैडी को फिर ये डर होता है कि ये जो इनका भाई जैसन है ना, ये जाके मामा पापा को बता देगा कि हम लोग नदी में एक दूसरे के ऊपर छींटे उड़ा रहे थे, तो क्या होगा, डांट पड़ेगी और क्या होगा। तो इनको इस बात का डर होता है। फिर ये बच्चे घर चले जाते हैं, डिनर करते हैं वहां पे। तो जैसन वैसे ही करता है जैसी उससे उम्मीद होती है। वो क्या करता है, अपने पापा को बताता है कि क्वेंटिन और जो कैडी है ये ऐसे खेल रहे थे, इन्होंने एक दूसरे के कपड़े गीले किए। तो मिस्टर कॉम्पसन कहता है कि मैंने तुम लोगों को ना डिनर के लिए बुलाया है साथ इकट्ठे, ऐसी शिकायतें लगाने के लिए नहीं, चुप करके डिनर करो। तो फिर बच्चे चुप करके डिनर करने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, जो वर्ष होता है वो बच्चों को लेके अपने घर चला जाता है। फिर वहां पे ये बच्चे वर्ष के घर खेलने लग जाते हैं, जो कि हम जानते हैं कि डिल्जी का बेटा है वर्ष। तो फ्रोनी जो है डिल्जी की बेटी, वो इन बच्चों को आके बताती है कि तुम लोगों की जो दादी डेमोडी है, ग्रैंड मदर डेमोडी, वो मर चुकी है और मिस्टर कॉम्पसन और मिसेस कॉम्पसन ने तुम लोगों को अभी तक इस बारे में नहीं बताया। बच्चे थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और जो कैडी है वो इस बात को मानती नहीं। वो कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो ना दरख्त पे चढ़ जाती है ऐसे देखने के लिए क्या कोई वाकई फ्यूनरल हो रहा है घर में। तो जब वो दरख्त पे चढ़ती है तो जो तीनों भाई है ना इसके, वो इसका मडी अंडरवियर देख लेते हैं, यानी कि इसने जो अंडरवियर पहना होता है ना उस पर मिट्टी लगी होती है। तो जब दरख्त पे चढ़ती है तो नीचे से इन तीनों भाइयों की उस पर निगाह पड़ती है। दोस्तों अब ये मडी अंडरवियर के बारे में क्यों बताया है हमें विलियम फॉल्कनर ने, फोर शेडविंग है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में कैटी जो है बिल्कुल जैसे उसका अंडरवियर मड से भर गया, उसका जो करेक्टर है वो भी आगे जाके कुछ अच्छा नहीं होगा। वो भी कुछ ऐसी वैसी हरकत करेगी जिसकी वजह से उसके ऊपर भी बिल्कुल वैसी गंदगी लगेगी जैसे उसके अंडरवियर पे लगी है। तो वैसा ही होता है, फिर आगे जाके हम देख लेंगे क्या होता है। दोस्तों बेंजी तब सिर्फ 3 साल का होता है जब इसकी जो ग्रैंड मदर डेमोडी है वो मर जाती है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है 1900 में, यानी कि 1900 का साल, 1900 वाला साल चलना शुरू हो गया है। तो क्या होता है इस साल में, जो मिसिस कॉम्पसन होती है ना बेंजी की मदर, वो बेंजी का नेम ना मोरी से चेंज करके बेंजामिन रख देती है। बेंजी का पहले नेम था मोरी और इसके अंकल का नेम भी मोरी ही था। तो होता कुछ यूं है कि जो होता है ना इसका अंकल मोरी, उसका करेक्टर भी ठीक नहीं होता, वो अडल्ट्री करता है और मिस्टर कॉम्पसन और मिसिस कॉम्पसन के घर में ही रहता है ऐसा समझ लें, या फिर उनके पैसों पे गुजारा करता है। तो मिस्टर कॉम्पसन और मिसिस कॉम्पसन का जो नेबर होते हैं ना, उनके साथ उनकी एक औरत होती है, उसके साथ जो मोरी होता है वो अफेयर चलाता है। और जो मिसिस कॉम्पसन होती है उसको डर होता है कि इसका भाई जो है मिस्टर मोरी बेस्कॉम ये अफेयर चला रहा है, इसका असर मेरे बेटों पे ना आ जाए या इसकी फैमिली में ना आ जाए, कॉम्पसन फैमिली में। तो अपने बेटे का नाम चेंज करके बेंजामिन रख देती है मोरी से। अब 1902 का टाइम हो जाता है और बेंजी जो है ये 7 साल का हो गया है। वो इसकी सिस्टर जो कैडी है वो इसके साथ बड़ा प्यार करती है, इसे प्यार से रखती है क्योंकि ये मेंटली थोड़ा डिसेबल्ड है, कि जो मेंटली हेल्थ है ना वो ज्यादा ठीक नहीं होती। तो जो कैडी है इसकी केयर करती है। तो जो होता है ना अंकल मोरी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, वो इन दोनों बच्चों को यूज करता है, किस लिए, अपने लव लेटर्स मिसिस पैटरसन तक पहुंचाने के लिए। मिस्टर पैटरसन और मिसिस पैटरसन कॉम्पसन फैमिली के नेबर होते हैं। तो अंकल मोरी वो फेयर चला लेता है मिसिस पैटरसन के साथ और अपने लव लेटर्स पहुंचाने के लिए कैडी और बेंजी का यूज करता है साल 1902 में। और एक दिन जो बेंजी है वो लेटर लेके जा रहा होता है कि मिस्टर पैटरसन वो लेटर देख लेता है और उसे अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। अब 1905 का टाइम होता है, जो कैडी है वो यंग हो रही होती है।
तो वो एक दिन ना एक परफ्यूम यूज करती है जो कि शायद बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, जिसकी वजह से जो बेंजी है ना वो अपसेट हो जाता है, उसको ये परफ्यूम अच्छी नहीं लगती, उसे ना बहुत बुरा लगता है कि कैडी ने ये परफ्यूम क्यों यूज की है। कैडी को जब ये बात फील होती है कि उसका भाई बेंजी अपसेट है तो वो फौरन वो परफ्यूम रिमूव कर देती है, लेकिन बेंजी का मूड ठीक नहीं होता। फिर ऐसे टाइम गुजरता जाता है, कैडी एक लड़के के साथ अफेयर में आ जाती है, रिलेशनशिप में आ जाती है, जिसका नाम होता है चार्ली। ये जो चार्ली है ये जेफरसन टाउन में रहने वाला एक लोकल बॉय होता है। तो चार्ली और जो कैडी है वो एक दिन बैठे होते हैं स्विंग पे, एक झूला होता है जो कॉम्पसन फैमिली के घर के पास ही, वहां पे बैठे होते हैं कैडी और वो लड़का चार्ली। वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि बेंजी आके इन दोनों को देख लेता है। बेंजी को बड़ा अफसोस होता है कि इसकी बहन ऐसा कर रही है। तो वो जो लड़का होता है ना चार्ली, वो गुस्सा होने लग जाता है कि ये बेंजी क्यों आ गया हमारे बीच, हम दोनों आपस में बैठे हैं तो ये क्यों आया है। तो कैडी जो है वो बेंजी को लेके घर चली जाती है और बेंजी से माफिया मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा किया, मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, मैं चार्ली को किस किया, मुझे माफ कर दो। तो फिर वो अपना मुंह साबुन से धो लेती। दोस्तों जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है इसके करेक्टर में गिलियां आनी शुरू हो गई है, ये रिलेशनशिप्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया इसने, कैडी ने, इलीगल रिलेशनशिप्स कह लें आप लोग। तो फिर क्या होता है कि इसका एक और रिलेशनशिप बन जाता है डेल्टन एम्स नामी बंदे के साथ। अब डेल्टन एम्स नामी बंदे के साथ इसका रिलेशनशिप बन गया, तो ये रिलेशनशिप जो है वो इतना इंटेंस हो जाता है, इतना शदीद हो जाता है कि ये उसके साथ सेक्स कर लेती है डेल्टन एम्स के साथ और प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसा सबको शक होता है कि ये डेल्टन एम्स है ना वो ही इसके होने वाले बच्चे का बाप है। इसकी जो वर्जिनिटी है वो लॉस्ट हो जाती है इसकी वर्जिनिटी कैडी की। अब कैडी की इस हरकत की वजह से जो खानदान की इज्जत है ना वो खराब हो चुकी है। अब खानदान वाले क्या करते हैं, मिस्टर कॉम्पसन और मिसिस कॉम्पसन कैडी की शादी कर देते हैं एक हर्बर्ट हेड नामी बंदे के साथ। उसका पूरा नाम सिडनी हर्बर्ट हेड होता है जो कि एक बैंकर होता है। 1910 में कैडी की शादी हो जाती है और शादी पे भी कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि मैं आपको भी बताता हूँ। जो बेंजी होता है और डिजी का बेटा टीपी, ये दोनों शराब पीते हैं कैडी की शादी पे और नशे में धुत हो जाते हैं। टीपी कैडी पे कोई कमेंट कर देता है जिसकी वजह से क्वेंटिन को गुस्सा आ जाता है और क्वेंटिन और टीपी की फाइट होती है। उसके बाद वर्ष आता है और बेंजी को उठा के वेडिंग पार्टी में ले जाता है। अब जब वर्जिनिटी लॉस्ट हो जाती है ना कैडी की, तो क्वेंटिन कैडी को कहता है कि वो दोनों ना सुसाइड कर लेते हैं, हो सकता है खानदान की इज्जत बच जाए, या फिर वो दोनों यहाँ से दूर भाग जाते हैं। मिस्टर कॉम्पसन ने क्वेंटिन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ना पैसे दिए होते हैं कुछ, जो कि एक जमीन को बेच के वो देता है। मिस्टर कॉम्पसन एक पास्टर होता है वो बेच देता है और उसके ताकि क्वेंटिन अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फी पे कर सके। तो क्वेंटिन कहता है कैडी को ये फी हम यूज कर लेते हैं और यहाँ से दूर चले जाते हैं, लेकिन कैडी मना कर देती है। क्वेंटिन चाहता है कि कैडी की हर्बर्ट हेड से शादी ना हो, इस वजह से वो बहाना करता है मिस्टर कॉम्पसन के सामने कि कैडी ने और क्वेंटिन ने इन दोनों ने इंसेस्ट किया है। क्वेंटिन खुद कहता है ये बात, लेकिन मिस्टर कॉम्पसन ये बात नहीं मानता। फिर क्या कैडी और हर्बर्ट हेड की शादी हो गई, ये दोनों अपने घर और क्वेंटिन चला जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। मिस्टर हर्बर्ट हेड जैसन को एक जॉब ऑफर करता है, एक बैंक जॉब। अब जून 2 1910 के इवेंट्स हम कवर कर लेते हैं। जून 2 1910 को ये होता है कि क्वेंटिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स ये जगह का नाम होता है। क्वेंटिन उस दिन ख्यालात सोचता है, कैम्ब्रिज ये जो इलाका होता है यहाँ पे घूमता है, उसको बार बार फैमिली की इज्जत का ख्याल आता है। उसको ख्याल आता है कैडी ने ऐसा क्यों किया, कैडी ने अपनी वर्जिनिटी लॉस्ट कर दी जिसकी वजह से खानदान की इज्जत पर धब्बा लग गया और साउदर्न वैल्यूज ब्रेक हो गई। साउदर्न वैल्यूज ये है कि एक मर्द है जो वो जेंटलमैन बन के रहे और जो एक वुमेन है वो प्योर रहे, लेकिन कैडी प्योर ना रह सकी और साउदर्न वैल्यूज ब्रेक हो गई। मिस्टर कॉम्पसन ने क्वेंटिन की बात नहीं मानी और क्वेंटिन डिप्रेस हो गया। ये मेमोरीज और कैडी की वेडिंग और ये सारे ख्यालात क्वेंटिन के माइंड में बार बार आ रहे हैं जो कि उसको तंग कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्वेंटिन के कुछ दोस्त भी होते हैं जिनमें एक शरीफ होता है जो कि रूममेट होता है क्वेंटिन का। इसके अलावा स्पोर्ट होता है जो कि सीनियर होता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और वो इसका मजाक बनाता है क्वेंटिन की वर्जिनिटी का और शरीफ को क्वेंटिन का हस्बैंड कहता है। इसके अलावा एक और स्टूडेंट होता है गैरल्ड ब्लैंड जो कि एक स्वैगरिंग टाइप स्टूडेंट है, यानी कि डींगे मारता है और क्वेंटिन की और गैरल्ड ब्लैंड की फाइट भी होती है आपस में, क्योंकि जो गैरल्ड ब्लैंड है वो क्वेंटिन को डेल्टन एम्स की याद दिला देता है जिसकी वजह से गुस्सा आता है क्वेंटिन को और गैरल्ड ब्लैंड की और क्वेंटिन की फाइट हो जाती है। इसके अलावा एक डैकन नामी बंदा होता है जो कि एक ब्लैक मैन होता है, उसको क्वेंटिन अपना एक नोट देता है, सुसाइड नोट होता है वो, कि तुम ये शरीफ को दे देना अगले दिन। मिसिस ब्लैंड भी होती है जो कि गैरल्ड ब्लैंड की मदर होती है। फिर घूमते घूमते क्वेंटिन को एक इटालियन गर्ल नजर आती है जिसका पीछा करना शुरू कर देता है जो क्वेंटिन होता है, और उस गर्ल का भाई आ जाता है जूलियो जो कि शक करता है कि क्वेंटिन इसकी बहन को किडनैप कर लेगा। तो वो क्वेंटिन को पकड़ के अरेस्ट करवा देता है। एक कांस्टेबल आके अरेस्ट करता है क्वेंटिन को, तो क्वेंटिन फिर $7 पे करके छूट जाता है। यही ख्याल सोचता रहता है क्वेंटिन और आखिरकार
इन्हीं ख्यालों में परेशान रहकर वो चार्ल्स रिवर में डूब के मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। जून 2 1910 का ये टाइम होता है। अब 1911 का टाइम आता है। जो सिडनी हर्बर्ट हेड होता है वो कैडी को डिवोर्स दे देता है। उसको पता चल जाता है कि कैडी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो वो उसको डिवोर्स दे देता है। और जैसन को जो जॉब देने का वादा किया होता है हर्बर्ट ने, वो जॉब भी जैसन को नहीं मिलती। फिर 1912 का टाइम आता है। जो मिस्टर कॉम्पसन होता है ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से वो भी मर जाता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर बेंजी और इसकी माँ मिसेस कॉम्पसन एक कैरियज में बैठ के कब्रिस्तान का विजिट करने जाते हैं। अब कैडी को तो डिवोर्स हो गई, उसकी फिर एक बेटी होती है जिसका नाम होता है मिस क्वेंटिन। मिस्टर कॉम्पसन जब जिंदा होता है तो वो इस लड़की को अडॉप्ट कर लेता है, मिस क्वेंटिन को। लेकिन जो कैडी है वो घर नहीं रहती, फिर वो घर से दूर रहती है। वो अपनी बेटी मिस क्वेंटिन की परवरिश के लिए जैसन को पैसे भेजती रहती है कि तू मेरी बेटी की परवरिश करना। फिर करते करते ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है और 1928 का टाइम आ जाता है। 6 अप्रैल 1928 को कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसन जो है वो कॉम्पसन फैमिली का हेड बन जाता है। हम जानते हैं कि हर्बर्ट हेड इसको बैंक की जॉब नहीं देता, तो मजबूरी में जैसन को फिर एक लोकल फार्म सप्लाई स्टोर पे एक क्लर्क की जॉब करनी पड़ती है। मिसिस कॉम्पसन जैसन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। मिस्टर जैसन जो है वो मिस क्वेंटिन को पसंद नहीं करता, जो एक कैडी की बेटी है उससे लड़ता रहता है और अपनी माँ से कहता है कि इसको कैसे रखें हम अपने साथ, क्यों रखें इसको अपने साथ, ऐसी बहस करता है। जैसन अपने पास्ट के बारे में सोचता है किस तरह से उसको बैंक की जॉब नहीं मिली, उसकी बहन कैडी की शादी टूट गई। और उसको याद आता है कि उसने अपने बाप के फ्यूनरल पे ये बात पक्की की थी कैडी के साथ कि वो उसकी बेटी की परवरिश करेगा, मिस क्वेंटिन की परवरिश करेगा। अब जैसन जो है वो अपनी जॉब से इतना खुश नहीं है। जो लोकल फार्म सप्लाई स्टोर पे वो जॉब करता है ना, इतना खुश नहीं है। उसको पैसे वाली जॉब चाहिए, लेकिन उसको फिर मजबूरन यही जॉब करनी पड़ती है। मिसिस कॉम्पसन सोचती है कि उसका बेटा एक दिन लोकल फार्म सप्लाई स्टोर का मालिक बन जाएगा। अब जैसन को पैसा चाहिए होता है, वो क्या करता है, इसकी बहन कैडी जो अपनी बेटी मिस क्वेंटिन की परवरिश के लिए पैसे भेज रही होती है ना, बीच में से वो खुद खाता रहता है। जैसन $50,000 खा जाता है ये 15 सालों में। यानी इतना स्कैम कर लेता है कैडी और अपनी भतीजी जो होती है ना मिस क्वेंटिन, उसके पैसों में से कुछ पैसे ये कॉटन मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है और कुछ पैसे एक लड़की पे उड़ा देता है जो कि इसकी गर्लफ्रेंड होती है और मेम्फिस में एक प्रोस्टिट्यूट होती है जिसका नाम होता है लोरेन। जॉब पर लेट आने की वजह से लोकल फार्म सप्लाई स्टोर का जो मालिक होता है ना अर्ल, इसका बॉस होता है जैसन का, इन दोनों का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जैसन को कहता है कि तुम लेट क्यों आते हो, टाइम से आया करो, इतना टाइम लगता है डिनर करने में क्या। जैसन जो है वो अपने बॉस का गुस्सा एक और मुलाजिम पे निकालता है। तब ये देखता है मिस क्वेंटिन एक रेड टाई वाले बंदे के साथ एक फोर्ड गाड़ी में बैठ के जा रही है, तो ये उन दोनों का पीछा करता है, लेकिन वो दोनों निकल जाते हैं। इसको कुछ लेटर्स रिसीव होते हैं जिनमें एक अंकल मोरी का आता है और एक कैडी का। कैडी मनी ऑर्डर भेजती है मिस क्वेंटिन के लिए। मनी ऑर्डर पर मिस क्वेंटिन के साइन चाहिए होते हैं, तभी फिर जो रकम है वो मिलेगी। तो इस बात जैसन को बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हो गया। वो कहता है कि मिस क्वेंटिन को कि तुम देखे बिना ही साइन करो, ये सिर्फ $10 का मनी ऑर्डर आया है ताकि ये पैसे खुद खा जाए जो जैसन है। फिर अप्रैल 7 1928 का टाइम है। ये ईस्टर वीकेंड चल रहा है। जो सबसे छोटा बेटा होता है ना मिस्टर कॉम्पसन और मिसिस कॉम्पसन का, बेंजामिन या बेंजी, वो एक ब्लैक सर्वेंट जिसका नाम लस्टर होता है उसके साथ घूम फिर रहा होता है। अप्रैल 7 1928 बेंजी की बर्थडे भी है। डिल्जी इसके लिए केक प्रिपेयर करती है। लस्टर इसकी उम्र का हाफ है, लेकिन फिर भी वो इसको एंटरटेन करने की कोशिश करता है बेंजी को। बेंजी थोड़ा मेंटली डिसेबल्ड है ना, इस वजह से लस्टर उसको लेके जाता है गोल्फ कोर्स में। वहां जाके बेंजी को अपनी बहन कैडी की याद आने लग जाती है। उसको सारे इवेंट्स याद आते हैं, किस तरह से उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई, किस तरह वो स्ट्रीम के पास खेल रहे थे, किस तरह कैडी का अंडरवियर गंदा हुआ था, किस तरह से कैडी ने परफ्यूम यूज की, किस तरह से कैडी ने इस तरह चार्ली के साथ, डेल्टन एम्स के साथ रिलेशनशिप बनाया, किस तरह से वो प्रेग्नेंट हुई, किस तरह से उसकी शादी हुई, किस तरह से उसकी शादी टूटी। ये सारे ख्यालात बेंजी को आते हैं और बार बार वो रोना शुरू कर देता है। लस्टर उसको चुप करवाने की कोशिश करता है। जो लस्टर है ना, इसको एक टिकट चाहिए होता है मिनिस्ट्रल शो का, लेकिन इसको वो टिकट नहीं मिलता क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते। फिर एक स्ट्रीम के पास से गुजरते हैं लस्टर और बेंजी। बेंजी को फिर से ख्याल आता है वो और उसके बहन भाई स्ट्रीम के पास खेल रहे थे। इसके अलावा उसको एक कैरियज नजर आता है जिसपे बैठ के वो 1912 और 1913 में कब्रिस्तान जाया करता था अपनी माँ के साथ घूमने फिरने। और इतना सैड होने के बाद बेंजी और लस्टर घर चले जाते हैं। फिर डिल्जी इनके आगे केक रखती है जो कि डिल्जी ने बेक किया है बेंजी की बर्थडे के लिए। बेंजी को फिर से अपनी बहन कैडी की याद आती है, किस तरह वो इसके साथ प्यार करती थी। और बेंजी को फिर अपनी दादी डेमोडी, अपने भाई क्वेंटिन और अपने बाप मिस्टर कॉम्पसन की याद आती है। फिर अप्रैल 8 1928 का दिन आता है। डिल्जी जो है वो कॉम्पसन फैमिली के घर को संभाल रही है, वो कामकाज देख रही है, अपने वॉक कर रही है। इसके बाद क्या होता है, पता चलता है कि जैसन बहुत गुस्से हो रहा है क्योंकि उसकी रूम की खिड़की है ना, उसका शीशा किसी ने तोड़ दिया है। बेंजी अपना ब्रेकफास्ट कर चुका है। फिर जैसन आता है। जैसन कहता है कि
कि डिल्जी को मिस क्वेंटिन को बुला के लाओ, वो भी आके नाश्ता कर ले। पता चलता है कि मिस क्वेंटिन आगे से दरवाजा नहीं खोल रही और कोई जवाब भी नहीं दे रही। जैसन भागा भागा जाता है, सीढ़ियां चढ़ता है और अपनी माँ से की लेता है रूम की और रूम का दरवाजा खोलता है। अंदर जाके देखता है तो रूम की खिड़की खुली होती है और मिस क्वेंटिन भाग गई होती है। जैसन का एक बॉक्स होता है जिसमें वो पैसे और इम्पोर्टेंट पेपर्स रखता है। वो देखता है कि वो बॉक्स जो है उसको फोर्सफुली किसी ने ओपन किया है, उसमें से पैसे तो गायब है लेकिन पेपर्स मौजूद है। मिस क्वेंटिन जो है वो पैसे लेके भाग जाती है। जैसन पुलिस स्टेशन कॉल करता है और कहता है कि एक डिप्टी को भेजो इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर वो खुद भी बाहर चला जाता है। फिर ईस्टर का दिन होता है, संडे होता है, तो डिल्जी क्या करती है, फ्रोनी, लस्टर और बेंजी को लेके एक ओल्ड चर्च होता है, ओल्ड ब्लैक चर्च, वहां ले जाती है। वहां पे रेवरेंड शिगोग नामी एक बंदा होता है, वो लेक्चर देता है जीसस क्राइस्ट की बर्थ और डेथ पे। डिल्जी और बच्चे घर आ जाते हैं लेकिन जैसन अभी तक नहीं आया होता। जैसन एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे शेरिफ कहते हैं उससे मिलने चला जाता है और शेरिफ जो है वो कहता है कि पुख्ता सबूत लाओ कि मिस क्वेंटिन ने गलत काम किया है, फिर मैं कोई कार्रवाई करूंगा। और शेरिफ इस बात पे भी शक करता है कि जिस तरह से जैसन अपनी फैमिली को चला रहा होता है। फिर जैसन वापस आ रहा होता है कि एक मिनिस्ट्रल शो हो रहा होता है, तो वहां पे उसको शक होता है कि रेड टाई वाला बंदा इधर ही है। तो वो गुस्से से एक ओल्ड मैन से पूछता है रेड टाई वाला बंदा और मिस क्वेंटिन किधर है। अब ओल्ड मैन को क्या पता, ओल्ड मैन आगे से गुस्सा बर्दाश्त नहीं करता, वो भी लड़ना शुरू कर देता है जैसन के साथ। तो जैसन उसको धक्का मार के नीचे गिरा देता है। फिर ओल्ड मैन एक कल्हाड़ी लेके आ जाता है जैसन के साथ लड़ने के लिए, कि शो को जो लीड कर रहा होता है बंदा, वो आगे कहता है जैसन को कि मिस क्वेंटिन और रेड टाई वाला बंदा इधर नहीं है, तुम चले जाओ। फिर जैसन वापस घर चला जाता है। जाके देखता है कि लस्टर जो है वो बेंजी को एक कैरियज में कब्रिस्तान लेके जा रहा है। तो लस्टर क्या करता है, रास्ता बदल लेता है। बेंजी को वो रास्ता जाना पहचाना नहीं लगता, तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो जैसन को गुस्सा आता है, वो लस्टर को ना मारता है। वो लस्टर को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उसी रास्ते पे लेके जाओ बेंजी को जिस रास्ते पे वो पहले जाता है। तो लस्टर को भी मार पड़ती है। उसके अलावा फिर जब बेंजी चुप नहीं करता तो जैसन बेंजी को भी मारता है, तुम चुप कर जाओ। बेंजी चुप नहीं करता और रोना शुरू कर देता है। फिर लस्टर क्या करता है, कैरियज का रुख वापस घर की तरफ मोड़ देता है और घर चला जाता है। वहां पे जब बेंजी देखता है कि ये मेरा ही घर है, खिड़कियां, दरवाजे, वो दरख्त, सारा कुछ से जाना पहचाना लगता है ना, तो वो चुप हो जाता है। पहले इसको टीपी लेके जाया करता था कब्रिस्तान, लेकिन अब ये लस्टर के साथ जा रहा है, इस वजह से उसने रास्ता बदल दिया। तो इस वजह से बेंजी चलाता है। फिर ये घर चले जाते हैं दोस्तों। फिर ये नॉवल यहाँ पे एंड हो जाता है। ये थी इस नॉवल की फुल डिटेल्ड समरी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर इस नॉवल के नरेटर्स की मैं एक लाइन में तफसील बयान करूँ तो ये है कि पहला नरेटर जो है वो बेंजी है, जो कि 7 अप्रैल 1928 को अपनी स्टोरी नरेट करता है। दूसरा नरेटर क्वेंटिन है, जो कि जून 2 1910 को अपनी स्टोरी नरेट करता है। तीसरा नरेटर जैसन है, जो कि अप्रैल 6 1928 को अपनी स्टोरी नरेट करता है। और आखिरी नरेटर विलियम फॉल्कनर खुद है, जो कि डिल्जी पर फोकस करता है ज्यादातर, और उसकी जो नरेशन का टाइम है वो है अप्रैल 8 1928। दोस्तों ये इसकी फुल समरी थी। अगर आप इसकी पार्ट वाइज समरी सुनना चाहते हैं, हर नरेटर की अलग अलग कहानी तफसील के साथ देखना चाहते हैं, तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। आपको ये नॉवल डिटेल में समझ आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना।